चलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th का एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं जनन। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसके बाद हम लोगों का और कुछ चैप्टर्स बचा हुआ है, लेकिन हम लोग का नियंत्रण और समन्वय जो था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जनन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जितना भी पिछला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोग उसका रिवीजन करते जाइए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा तो आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक पिछला चैप्टर को रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जितना कुछ भी याद किए होंगे वो भूलते चले जाएंगे। तो इसीलिए मेरा आप सभी से कहना है कि पहले पिछले चैप्टर्स को आप लोग जितना पढ़ रही हैं उस सभी को अच्छे से रिवीजन करें और उसके बाद नए वीडियो का लेक्चर देंगे। तो हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन और हिंदी में बोलते हैं जनन। तो अगर हम बात करें जनन का, तो जनन या फिर इसको अन्य नाम से भी बोला जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रजनन। जनन तथा प्रजनन। तो अगर हम लोग देखेंगे कि जनन की क्रिया, तो सबसे पहला बात ये आता है कि आखिरकार ये जनन है क्या। ये जो जनन की प्रक्रिया है ये है क्या, जनन आखिरकार कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो होता है सभी बच्चों का जन्म होता है, किसी भी चीज का जन्म होता है, चाहे वो गाय है, बकरी है, मनुष्य है, कोई भी जीव है, सबका जन्म होता है और एक समय के बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर आप लोग मान के चलिए कि पृथ्वी पर केवल सभी की मृत्यु होती, आगे आने वाली पीढ़ी का जन्म नहीं होता, तो क्या पृथ्वी पर आज जनसंख्या रहती। तो आप लोगों का कहना होगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहती। धीरे धीरे जनसंख्या क्या होने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। तो ये जो जनसंख्या जो समाप्त होने लगेगा, तो एक बात बताइए, तो क्या पृथ्वी का चलाना संभव है। पृथ्वी चल पाएगी, इतनी बड़ी सृष्टि है, क्या ये चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो जनन का सामान्यतः तात्पर्य ये होता है कि अपने जैसे ही नए जीवों की उत्पत्ति करना। जनन का क्या तात्पर्य है, अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति। अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, तो जनन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मान के चलिए हम आम का गुठली, आप सभी देखे होंगे, अगर हम आम के गुठली को रोप देंगे तो उससे किसका पेड़ जन्म लेगा, आम का, लीची का तो पेड़ नहीं जन्म लेगा ना। तो आम के गुठली से किसका पेड़ निकला, आम का पेड़ निकला। अगर आप लोग देखते होंगे सूर्यमुखी का अगर हम बीज को रोपेंगे तो क्या किस कौन सा पौधा जन्म लेगा, सूर्यमुखी लेगा। आप लोग देखे होंगे कि बकरी सबको, अगर घर बगल बगल में देखे होंगे आप लोग कि बकरी हो गया, गाय हो गया, वो सभी बच्चे देती है। तो ये गाय का जो बच्चा है वो क्या वो बिल्ली की तरह देखने में लगता है, किसकी तरह लगता है, गाय की तरह लगता है। कुत्ते का जो बच्चा है वो किसकी तरह देखने में लगता है, कुत्ते की तरह लगता है। यानी कि संसार में, संपूर्ण सृष्टि में जितना भी जीव पाया जाता है वो अपने जैसे ही जीवों की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। अपने जैसे ही जीवों की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, तो जनन कहलाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को नहीं। और जनन किस लिए आवश्यक है कि अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना और संसार में अपनी जाति को बनाए रखना। संसार में अपनी जाति को बनाए रखना। जैसे कि मान के चलिए एक ना एक दिन तो सभी की मृत्यु निश्चित है, चाहे वो कोई जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, कोई भी है, एक ना एक दिन उनकी मृत्यु क्या है, तो उनकी मृत्यु निश्चित है। तो अगर मान के चलिए केवल मृत्यु होगा, नए व्यक्ति का जन्म नहीं होगा, तो अगर मान के चलिए कोई एज एग्जाम्पल लेते हैं, कोई जगह है जिसमें 4 आदमी है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर मान के चलिए इस व्यक्ति से 2 बच्चे उत्पन्न हुए, कितने बच्चे उत्पन्न हुए, 2 व्यक्ति हुए, और इनकी मृत्यु हो गई, इनकी क्या हो गई। तो अभी इस फैमिली में कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं। अगर मान के चलिए कि इनके घर में बच्चे उत्पन्न नहीं होते, तो अभी इनमें कितना मेंबर है, एक का मृत्यु हो गया, तो कितना बचा, 3। तो यानी कि अगर ऐसे ही सभी जीवों पर लागू होता है कि यदि किसी भी जीव
जनन की प्रक्रिया नहीं करेंगे, उनका जीव नहीं उत्पन्न होगा उन्हीं के जैसा, तो कुछ समय के पश्चात उनकी जाति का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, उनकी जाति नष्ट हो जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति या कोई जीव जंतु भी जनन की प्रक्रिया करते हैं। तो जनन की प्रक्रिया का क्या जनन कहते किसको है, अपने जैसे ही अन्य जीवों की उत्पत्ति करना। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य है कि संसार में अपनी जाति को बनाए रखना, कि अपनी अगर नहीं जनन की प्रक्रिया होगी तो उस जाति का धीरे धीरे करके वो जाति ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। चलिए, तो हम लोग आते हैं कि आखिरकार जनन होते कितने में। जनन जो व्यक्ति करता है या कोई जीव जंतु करता है, ये इसमें दो प्रकार से होता है जनन। दो प्रकार से, पहला जो होता है उसमें केवल एक की जरूरत होती है, उसमें केवल एक जीव की जरूरत होती है। जनन अगर कोई व्यक्ति करता है तो पहला होता है कि जनन क्रिया में केवल कितने जीव की जरूरत होती है, तो एक जीव की। और दूसरा कंडीशन होता है कि दो जीव की जरूरत होती है। दूसरा कंडीशन क्या हो जाता है, दो जीव की जरूरत होती है। तो देखिए, एक जीव जनन की प्रक्रिया बहुत सारे तरीके से होती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, हम लोग किसी फूल का पेड़ लेते हैं, तो फूल के पेड़ को उसका डंटी को तोड़ के, उसके ठल्ली को तोड़ के रोप देते हैं, उससे नया पौधा निकल जाता है। ऐसे हम लोग लगाते हैं फूल के पेड़ को। किसी भी फल का अगर बीज हो गया, पपीता का बीज, आम का बीज, लीची का बीज, उसको अगर मिट्टी में रोप देते हैं तो उससे उस फल का पेड़ निकल जाता है। तो यानी कि एक ही जैसा पौधा उगाने का बहुत सारा क्या है, तरीका है। तो इन तरीकों को ही दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है जिसमें केवल कितने जीव भाग लेते हैं, एक जीव भाग लेते हैं। और दूसरा भाग है जिसमें कितने जीव भाग लेते हैं, दो जीव भाग लेते हैं। लेकिन ये बात याद रखना है कि जो, जैसे कि हम लोग माता पिता बोलते हैं, अपने मम्मी पापा को माता पिता बोलते हैं ना, तो यहाँ पर जिनसे जीव उत्पन्न होगा उनको जनक बोला जाएगा। जिनसे जीव उत्पन्न होगा उनको क्या बोला जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को? और जो उत्पन्न होगा उनके बच्चे, उनको संतति बोला जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? जो माता पिताओं यानी जिनसे उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, जनक। और जो उत्पन्न होंगे वो क्या कहलाएंगे, संतति। अगर हम इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में इसको मदर सेल बोला जाता है। हम लोग जनक नहीं बल्कि ओनली क्या बोलेंगे, मदर सेल। और संतति जो उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। अगर एक कोशिका है तब हम लोग सेल का यूज करेंगे, वरना मदर और डॉटर का यूज हम लोग इंग्लिश में करते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ आता है, इंग्लिश भी याद रखना है और हिंदी में याद रखना है। तो अगर कभी भी जनक शब्द का यूज हो तो समझ जाना है कि उनसे शिशु क्या होगा, उत्पन्न होगा। और संतति यानी कि उनसे उत्पन्न हुआ, ये क्या है, शिशु है। एक तरह से ये माता पिता और ये क्या हो जाएंगे, शिशु हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर जान रहे थे जनक के जनन के बारे में। तो जनन तो आ गया समझ में कि क्या प्रक्रिया है, क्यों करते हैं जनन, अपनी संख्या को बनाए रखने के लिए। अब देखिए, अब जो जनन की प्रक्रिया होती है उस दो टाइप का होता है। एक में केवल एक जीव भाग लेते हैं और एक में कितने जीव भाग लेते हैं, दो जीव भाग लेते हैं। तो जिसमें एक जीव भाग लेता है उसको बोला जाता है अलैंगिक जनन। क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन। अगर हम इसका इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। कोई प्रॉब्लम? और वहीं जिसमें दो जीव भाग लेंगे उसको बोला जाता है लैंगिक जनन। दो जीव जो भाग लेंगे उसको क्या बोला जाएगा, लैंगिक जनन। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चल, तो क्या बोले हम लोग कि जो जनन जो है वो कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। पहला कौन सा हो गया, अलैंगिक जनन, और दूसरा कौन सा हो गया,
लैंगिक जनन। तो इसका अगर हम परिभाषा का बात करें तो बहुत ही आसान परिभाषा है। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? एक जीव। तो सामान्यतः जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल कितने जीव भाग लेते हैं? एक जीव, तो उसको क्या बोलेंगे? अलैंगिक। और जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कितने जीव भाग लेते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे? लैंगिक। आसान है परिभाषा, बिल्कुल आसान है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव भाग लेते हैं तो अलैंगिक जनन, और जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव भाग लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? लैंगिक जनन बोला जाता है। अब एक जीव जो भाग लेते हैं इसमें भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, यानी कि कोई किसी अलग तरीके से, जैसे कि किसी अभी एग्जांपल हम दिए थे कि हम लोग पेड़ के ठल्ली को काट के उसकी डाल को काट के रोपते हैं, उससे नया पौधा निकल जाता है। और कभी हम लोग बीज को रोप देते हैं, ऐसे करते हैं। और एक नाम सुने होंगे आप लोग, ब्रायोफिलम। नाम सुने हैं? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक पत्ती होती है, हम लोगों के यहाँ इसे पत्थर चट्टा भी बोला जाता है, पत्थर चट्टा, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नाम ब्रायोफिलम है। तो ब्रायोफिलम ना एक पत्ता होता है। ये पत्ता क्या होता है? इसको कहीं भी अगर आप इसका मिट्टी से अगर संपर्क हो गया तो ये अपने आप इसमें क्या होती है? पौधे निकल आते हैं। तो ये इसमें कुछ अलग तरीके से ये अपने आप जाति को बढ़ा रहा है, पेड़ अलग तरीके से बढ़ा रहा है। तो यानी कि ये सब जो प्रक्रियाएं हो रही है, ये सभी प्रक्रियाएं आखिरकार इसमें जीव तो एक ही भाग ले रहा है। मान के चलिए कि ब्रायोफिलम का, मान के चलिए एक पत्ती है ब्रायोफिलम की, या मान लें ब्रायोफिलम की एक पत्ती है। तो इस ब्रायोफिलम की पत्ती में मान के चलिए यहाँ पे नए नए पौधे निकल रहे हैं, हल्का 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 से में उभार जैसी संरचना निकल रही है। तो इस पत्ती में जो ये संरचनाएं निकल रही है, क्या इसके लिए किसी अन्य की आवश्यकता हुई इसको? ये सामान्यतः अकेले था और इसको मिट्टी से जैसे ही पोषण मिला, जल मिला, ये खुद ब खुद क्या हो गया? अपना नया पौधा उगाने लगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अब ये सभी जो प्रोसेस है, अब जैसे कि पेड़ का डाल को हम काटे, तो पेड़ की डाल को काटे तो पेड़ का डाल में केवल क्या था? एक पेड़ का डाल ही तो, क्या इसके सिवा और कुछ था? नहीं था। तो ये सभी चीज में कितने जीव भाग ले रहे हैं? तो केवल एक जीव भाग ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो पेड़ में भी जनन की प्रक्रिया होती है, तो इन सभी में जो बहुकोशिकीय जीव मुख्यतः होते हैं उन सभी में लैंगिक जनन होता है। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। और एक कोशिकीय जीवों में कैसा जनन होता है? तो अलैंगिक जनन होता है मुख्यतः। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो बहुकोशिकीय हैं। क्या उनमें एक ही कोशिका होती है? बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो वो बहुकोशिकीय जीव हैं, तो उनमें लैंगिक प्रजनन भी होता है और अलैंगिक प्रजनन भी होता है। हम लोग एक आध एग्जाम्पल देखते हैं लैंगिक जनन का। तो लैंगिक जनन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में कोई दिक्कत किसी को? एक सेकेंड, चले। तो अगर हम अलैंगिक जनन की परिभाषा की बात करें तो कोई दिक्कत क्या परिभाषा में? जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। चलिए, तो हम एक आध एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये है अमीबा। ये क्या है? अमीबा। ये है अमीबा, एक सेकेंड, अमीबा। तो ये जो अमीबा है ये पाया जाता है जल में। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जल में। और ये एक कोशिकीय जीव है। ये कितना कोशिकीय जीव है? एक सेकेंड, चलिए देखते हैं। तो अमीबा, अमीबा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जल में। कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। और अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? तो ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? तो ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है द्विखंडन। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है द्विखंडन। देखिए, अमीबा में जो जनन की क्रिया होती है वो द्विखंडन से भी होती है और बहुखंडन से भी होती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे द्विखंडन का। तो देखिए, द्विखंडन में क्या होता है? आप लोगों को पता है कि किसी भी कोशिका के बीच में क्या रहता है? तो केंद्रक रहता है। कोशिका के बीच में क्या रहता है?
केंद्रक रहता है। तो अमीबा में जनन की क्रिया में क्या होती है, ये जो केंद्रक है, आपको ये केंद्रक दिख रहा है, ये केंद्रक सबसे पहले धीरे धीरे विभाजित होना चालू हो जाता है। इसका जो केंद्रक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अमीबा जो है, एक सेकेंड, सबसे पहले ये जो अमीबा है, इस अमीबा का जो मध्य में ये केंद्रक है, ये केंद्रक ही विभाजित होना क्या होता है, चालू होता है सबसे पहले। अगर उसके पश्चात ये क्या होगा, ये अमीबा जो है, अमीबा विभाजित होने से पहले इसके केंद्रक में विभाजन शुरू हो जाता है। यानी तो बच्चा लोग, वो थोड़ा सा बैटरी खत्म हो गया था तो वही लगाने चले गए थे माइक का। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो अमीबा है, अमीबा में विभाजन से पहले उसके केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है। तो पहले अमीबा की जो केंद्रक होता है, उस अमीबा का केंद्रक बड़ा होता है, फिर केंद्रक बड़ा होते होते धीरे धीरे आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से कि इसका जो ये अमीबा का पूरा स्ट्रक्चर है, यही धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। यानी कि अमीबा में जो विभाजन हो रहा है उसमें किसी का जरूरत पड़ रहा है, केवल एक ही अमीबा है, वो अमीबा का केंद्रक विभाजन हुआ, धीरे धीरे अमीबा दो भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अभी हम आपको बताए थे कि जो यानी कि जिससे विभाजन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनक बोलेंगे, और जो हमको प्राप्त हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतति बोलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ अमीबा में द्विक, यानी कि यहाँ पर हमको किसी की आवश्यकता हुई, केवल एक अमीबा था, वो खुद ब खुद विभाजित होकर के क्या बनाया, अमीबा बना दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये जो अमीबा बना, अमीबा जो बना, क्या इसमें इसके जनक सुरक्षित रहे? जनक तो नष्ट हो गया। ये जिस जनक से बन रहे थे वही जनक तो टूट करके दो भागों में संतति बना है ना। तो बहुत कंडीशन में क्या होता है, अलैंगिक जनन की कंडीशन में जब अलैंगिक जनन की क्रिया होती है तो जनन खुद नष्ट हो जाते हैं और वही टूट करके दो भागों में क्या होते हैं, बंटते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और एग्जाम्पल देंगे। तो ये हुआ, यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझने, इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन से पढ़ने वाले आखिरकार ऐसा क्यों होता है, केंद्रक दो भागों में कैसे बंटता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं कि अमीबा में जो ये द्विखंडन हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या बात, दो बात जाने। पहला बात ये जाने कि किसी भी जीवों में ये अलैंगिक जनन हो रहा है तो एक जीव की आवश्यकता हुई, कैसे हुई, कोई दिक्कत, एक ही क्या अनदर कोई जीव आया, एक ही अमीबा था, एक ही कर लिया। उसके बाद दूसरा चीज हम लोग ये जाने कि जो जनक था वो संतति का निर्माण करेगा, वैसे ही जनक क्या हो जाएगा, नष्ट, कोई प्रॉब्लम। वैसे अन्य जीव भी हैं जिनमें क्या होता है, ये है हाइड्रा, इसका नाम क्या है, हाइड्रा। जैसे कि अगर पूछ ले कि अमीबा में जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया हुई वो किसके द्वारा हुई, तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया थी वो द्विखंडन के द्वारा हुई। तो हाइड्रा में पता है आप लोगों को क्या होता है, क्या होता है, मुकुलन। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं इस मुकुलन को। देखिए, चलिए देखिए, तो हाइड्रा में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो किस द्वारा होती है, मुकुलन के द्वारा। हम अभी आपको बताए हैं कि जो जनन की प्रक्रिया मुख्यतः होती है वो एक कोशिकीय जीवों में होती है, बताए थे। तो ये हाइड्रा भी एक प्रकार का क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, आप साफ साफ देख सकते होंगे कि ये हमारा है हाइड्रा। हाइड्रा में ये कैसा मुकुलन हो गया है, एक सेकेंड बच्चा लोग, एक सेकेंड, इसका ये फिगर गलती है, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। हाइड्रा बताते हैं आप लोगों को, चलिए हाइड्रा अपने से बताते हैं हम, फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक था। चलिए देखिए, ये है हमारा हाइड्रा, ये हमारा क्या है, हाइड्रा है। तो जो हाइड्रा होता है उसमें जो
जनन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? मुकुलन के द्वारा। मुकुलन यानी कि एक मुकुल जैसी संरचना। कैसी संरचना? मुकुल जैसी संरचना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। यानी कि जब हाइड्रा जो अपने परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो इसके शरीर से एक उभार जैसी संरचना निकलती है। इसके शरीर से क्या निकलती है? जो बिल्कुल देखने में किसकी तरह लगता है? जो बिल्कुल देखने में किसकी तरह लगता है? हाइड्रा की तरह है। तो कुछ दिनों के पश्चात क्या होता है, जब ये पूर्ण, इसको मुकुल बोला जाता है, ठीक है, उस बार इसको क्या, इसका क्या नाम है? मुकुल नाम है। अब ये जो संरचना कुछ दिनों में जब विकसित हो जाती है, जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है इस प्रकार की, तो क्या होगा? अभी हम आपको बताएं, इसको हम लोग जनक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? संतति बोलेंगे। तो ये जो संतति है ये अब अपने माँ के शरीर से अलग होकर के क्या बना लेगा? एक नई कोशिका बन जाएगी। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो इस हाइड्रा में जो है कितने जीव की जरूरत हुई? केवल एक ही हाइड्रा था, वो ही उसी में उभार जैसी संरचना हुई और वो कट कर टूट करके क्या हो गया? अब अगर हम पूछें क्या इसमें जनक सुरक्षित है? बिल्कुल है, क्योंकि ये तो अलग कटा ना। ये जो जनक मेरा पहले से है ये तो पहले से क्या है? सुरक्षित है। तो इतना अब आप लोग तो पता कर लीजिएगा किसमें जनक सुरक्षित रहेगा और किसमें जनक सुरक्षित। कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार का हाइड्रा के जैसा ही मुकुलन होता है ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट। ये है ईस्ट। ये क्या है? ईस्ट। ईस्ट में जो मुकुलन की क्रिया होती है, ईस्ट में अगर हम मुकुलन की क्रिया को देखें तो ईस्ट, अच्छा आप लोग बेकिंग सोडा का तो यूज किए होंगे घर में, अगर पूरी वगैरह बनता है या कुछ अन्य चीजें ऐसी बनती है, ब्रेड आप लोग खाए होंगे, ब्रेड कितना स्पॉन्जी होता है, तो वो स्पॉन्ज बनाने के लिए किसका यूज होता है? इसी ईस्ट का होता है। जितना भी बेकरी उत्पाद हम लोग खाते हैं, बेकरी उत्पाद क्या हुआ? जैसे केक खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, और क्या खाते हैं बेकरी में जो बनता है, पाव रोटी वगैरह खाते हैं, तो वो सभी चीज में ईस्ट का इस्तेमाल होता है। अगर आप देखते होंगे कभी भी अगर मतलब कि मैदा वगैरह घर में नमकीन बनाने के लिए मैदा रखा जाता है तो उसमें बेकिंग पाउडर वगैरह जरूर डाला जाता है, और कुछ देर ढकने के बाद देखेंगे उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है। आप लोग गौर किए हैं कि जितना क्वांटिटी था, जितना मात्रा में हम लोग आटा लिए थे, वो आटा क्वांटिटी में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ता कैसे है? यही उसका कारण है ईस्ट। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट को जैसे ही जल मिलता है यानी कि पानी मिलता है, ईस्ट अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। जैसे कि अभी हम हाइड्रा में पढ़े, हाइड्रा में हम लोग क्या पढ़े? क्या कि हाइड्रा के शरीर से एक मुकुल जैसी संरचना निकलती है और वो कुछ दिनों में कट करके क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। उसी प्रकार से होता है किसमें? हमारा ईस्ट में भी। ईस्ट में भी क्या होगा? ये संरचना निकला, कुछ दिनों बाद ये संरचना धीरे धीरे क्या होगी? बड़ी होगी। 2 से 3, 3 से 4 इस प्रकार से, और ये कट करके क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसमें भी कितने जीवों की आवश्यकता हुई? एक जीवों की। अलैंगिक जन, तो हम लोग अलैंगिक जन अच्छी प्रकार से समझ लिए। ये तो था एक कोशिकीय जीवों में, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में भी अलैंगिक जन की प्रक्रिया होती है। जैसे कि यहाँ अरे ये भी अलग, ये भी एक कोशिकीय जीव है, इसमें भी एक बार देख लेते हैं इसको, तब जाएंगे बहुकोशिकीय पे। ये आप लोग फफूंद देखे हैं? रोटी पे, ब्रेड पे जो लग जाता है फफूंद, वो फफूंद जो होता है यही है वो फफूंद। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे आप लोग देखते हैं ऊपर में ये जाल जैसी संरचना आप लोग बिल्कुल देखे होंगे। जाल जैसी संरचना हो जाता है ना, तो ये कभी भी हवा में उड़ करके कहीं चला जाएगा ना, और जहां पे भी गिरेगा वहां पे फिर से ये फफूंद जन्म ले लेगा। जहाँ पे भी जाए, इसको खाली नमी चाहिए होता है। कहीं भी इसको नमी मिला, जैसे कि बहुत दिनों तक रोटी हो गया, बासी रोटी जो हो गया, उस पे भी आप लोग देखे होंगे इसको जन्म देते हुए। ब्रेड हो जाता है, ब्रेड पे भी ये क्या हो जाता है? फफूंद जन्म ले लेता है। तो बस इसको क्या चाहिए? नमी चाहिए, और ये हवा में उड़ करके कहीं भी जाता है, और जो भी यहाँ नमी की मात्रा मिलती है वहां पे ये फिर से क्या लेता है? जन्म ले लेता है। तो इसमें भी कितने जीव की जरूरत हुई? एक जीव की। तो ये भी किसका हो गया? अलग है। अभी तक जो हम लोग जितना भी पढ़े वो सब जो था, पहला हम लोग पढ़े अमीबा। अमीबा में कितने जीवों की जरूरत हुई? एक जीवों की। और ये कैसा जीव है? एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? एक कोशिकीय है। अगर हम लोग बात करेंगे इसका, अगर हम लोग बात करेंगे हाइड्रा का, तो हाइड्रा में भी कितने जीवों की जरूरत हुई? केवल एक जीवों की।
अगर हम लोग बात करेंगे ईस्ट का, ईस्ट में भी कितने जीवों की जरूरत हुई, और ये सभी एक कोश के हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़े हैं फफूंद के बारे में। फफूंद भी कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, और इसमें जन्म की प्रक्रिया कैसे हुई। अरे लेकिन 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 ये क्या है हमारा, क्या देख के लग रहा है फोटो में, क्या लग रहा है देख के, एक क्या है, पौधा है। और आप लोग देख रहे होंगे ये पौधा का जड़ है जो धरती के अंदर में दबा हुआ है, बिल्कुल आप लोग को दिख रहा होगा। और ये पौधे का तना है, और इस तने से कुछ पत्तियां निकली हुई है, इस तने से कुछ पत्तियां निकली हुई है। आप लोग गेंदा का फूल का पौधा तो सब कोई देखे होंगे, तो गेंदा का फूल का पौधा आप कभी देखे होंगे कि उसका कोई भी अगर पार्ट, कोई भी तना पार्ट अगर मिट्टी को छू लेता है तो उससे क्या निकल जाता है, जड़ निकल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस फोटो में आप देखिएगा तो यहाँ पर अगर आप गौर कीजिए, ये जो तने वाला भाग है ये यहाँ पे गया, जैसे ये मिट्टी को टच किया इससे क्या निकल गया, जड़ निकल गया। अब अगर हम इसको यहाँ से काट भी देंगे ना तो ये पौधा भी वृद्धि करेगा और ये पौधा भी क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो चूंकि पौधा कैसा जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन यहाँ पर बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन तब भी इसमें कितने चीज की आवश्यकता हुई, केवल एक, क्या अन्य कोई चीज आया नहीं आया। तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी कैसा जनन की प्रक्रिया करते हैं, तो अलैंगिक जनन, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, पेड़ पौधे लैंगिक जनन की क्रिया भी करते हैं, और पेड़ पौधे अलैंगिक जनन की भी क्रिया करते हैं। तो चलिए, तो कोई प्रॉब्लम किसी को भी। अब आप लोग देखे होंगे और एग्जाम्पल होता है, जब हम इसको डिटेल से आप लोग को पढ़ाएंगे ना तब इसमें और एग्जाम्पल ऐड करेंगे, अभी तो बस समझाने के लिए अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जितना भी चीज हम लोग लिए, सब में कितने जीवों की आवश्यकता हुई, एक जीवों की। अब हम लोग जानते हैं लैंगिक जनन का, तो लैंगिक जनन हम आप लोगों को समझाएं अभी कि लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, दो जीव भाग लेते हैं। तो देखिए लैंगिक जनन का अगर हम बात करें तो ये मानव के लैंगिक जनन को यहाँ पर क्या है, दर्शाया गया है। तो मानव में जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। कोई भी, चाहे मानव हो, जीव जंतु हो, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी कोई भी हो, सब में जनन की प्रक्रिया के लिए कितने जीवों की आवश्यकता होती है, दो जीवों की। किसके किसके, एक नर और दूसरा मादा। तो इनमें ना युग्मक बनता है, क्या बनता है, युग्मक। जब लैंगिक आपको पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, बस जान लीजिए युग्मक बनता है, क्या बनता है, युग्मक। किसी भी जीवों में युग्मक बनता है। मनुष्य में नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु बोला जाता है। इंग्लिश में स्पर्म और हिंदी में क्या, ये सॉरी, इंग्लिश में नर युग्मक को स्पर्म बोलते हैं और मादा युग्मक को क्या बोला जाता है, एग बोला जाता है। ये दोनों फ्यूजन करते हैं, यानी ये दोनों निषेचित होते हैं। निषेचित होने के पश्चात बनता है जाइगोट। निषेचित के होने के पश्चात क्या बनता है, जाइगोट। ये जाइगोट फिर चेंज होता है इम्ब्रो यानी कि भ्रूण में। किसमें चेंज होता है, भ्रूण में। और ये भ्रूण फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। आया समझ में। तो यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है। लैंगिक प्रक्रिया कितनी होती है, थोड़ी सी लंबी होती है। सभी जीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, और लेकिन इनमें जो जीव होते हैं, यानी कि, और जैसे कि हम लोग अलैंगिक जनन में पढ़े, अलैंगिक जनन में एक बार में कई जीव उत्पन्न हो सकते हैं। हैं? मान के चलिए कि अलैंगिक जनन का एक पेड़ है, उसकी टहनी हम 10 टहनी को तोड़ के 10 गड़ा दें, तो एक पेड़ से कितना पेड़ का जन्म ले लिया, 10 ले लिया। इसी प्रकार से फफूंद जो है, आप मानिए फफूंद उड़ के कहीं गया और वहां पर एक फफूंद से कितना फफूंद हो गया, ढेर सारा। ईस्ट को जैसे ही पानी मिलेगा तो ईस्ट क्या करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो एक ईस्ट से हजारों करोड़ों ईस्ट जन्म ले सकता है, ले सकता है ना। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। लैंगिक जनन में एक बार में एक सीमित बच्चे का ही क्या होता है, जन्म होता है। चलिए, तो आज हम लोग बस इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जाने कि आखिरकार लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, इसमें संतति कैसे उत्पन्न होता है और किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। कल से हम लोग अलैंगिक जनन की जितनी भी विधियां होती है उसको डिटेल करेंगे, तब किस पर जाएंगे, लगेंगे। तो आज के लिए रहने देता है, और जितना भी पिछला आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ है उस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और उसका रिवीजन भी करते रहेगा। थैंक यू।